दोस्तों, दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच स्थित है नेपाल, जो कि एक भूमिबंध देश है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इसे क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यानी कि इसके एक तरफ स्थित है भारत, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दूसरी तरफ है तिब्बत, जहां से चाइना का रास्ता निकलता है। हिमालय की गोद में बसा ये राष्ट्र अपनी अनूठी भौगोलिक विविधता और राजनीतिक सीमावर्ती संबंधों के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ की स्थलाकृति में आपको पहाड़ भी मिलेंगे और उपजाऊ तराई भी मिलेगी। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसके जो लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश है वो 26.10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30.10 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं। वहीं इसके जो देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूड है, वो 80.15 डिग्री ईस्ट से लेके 88.10 डिग्री ईस्ट तक जाती है। यानी कि इसकी जो स्थिति है वो आप देख सकते हो कर्क रेखा से थोड़ी ही ऊपर है। तो यानी कि ये ट्रॉपिकल जोन से तो ऊपर हो जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट होंगे वो सारे उपोष्णकटिबंधीय होंगे। टेम्परेट जोन के जो फॉरेस्ट होंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो इससे आपको याद रखना है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक नेपाल की लंबाई लगभग 853 किलोमीटर है, यानी कि 530 मील। और उत्तर से दक्षिण तक की बात करोगे तो कुछ हिस्सों में इसकी चौड़ाई 251 किलोमीटर है और कुछ हिस्सों में 143 किलोमीटर है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 92.94% जो भूमि है वो है स्थल यानी कि ज़मीनी भाग है, और 7.06% भाग जो है वो जल का है, मतलब इसके अंदर नदियां हैं। अगर सीमा की बात की जाए तो नेपाल पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में भारत से सीमा शेयर करता है, साझा करता है, जो कि लगभग 1690 किलोमीटर लंबी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर में ये तिब्बत से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि 1236 किलोमीटर लंबी है। इस हिसाब से नेपाल की कुल अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमा हो जाती है 2926 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नेपाल के प्राकृतिक क्षेत्रों के बारे में। तो देखो, नेपाल को उसकी धरातलीय स्वरूप के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। मतलब नेपाल का धरातल 3 टाइप का है। सबसे पहले आता है तराई क्षेत्र। ये जो है नेपाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये बिल्कुल समतल और निचला भूभाग है जो भारत की सीमा के साथ सटा हुआ है। यह क्षेत्र कृषि योग्य भूमि और घने जंगलों से घिरा हुआ है, वहाँ से समृद्ध है, जहाँ पर आपको हाथी, चीते और अन्य जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। तराई नेपाल के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है और नेपाल की लगभग 1/3 जनसंख्या यहीं निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि होती है। तो 1/3 जनसंख्या आपको यहीं मिलेगी, 33% लोग। इस क्षेत्र में आपको महीन पांगो मिट्टी, इसका नाम याद रख लेना, ऐसी मिट्टी मिलेगी जिसकी वजह से ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। खास करके यहाँ पर धान की खेती अच्छी खासी होती है। तराई के उत्तरी भाग में आपको भाबर क्षेत्र मिलेगा, जो कि 380 मीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है, और साथ ही यहाँ पर आपको चूरे पर्वतमाला भी मिलेगी, जिसको चुरिया हिल्स या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ भी कहते हैं। मतलब शिवालिक पहाड़ियाँ यहाँ तक फैली हुई हैं। इसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्र, जो कि मध्य भूमि में स्थित है। ये जो क्षेत्र है ये तराई और हिमालय क्षेत्र के बीच में स्थित है। इसमें मध्य पर्वत या महाभारत रेंज शामिल है, जिसके शिखर 1500 से 3000 मीटर तक जाते हैं। यहीं पर मौजूद है आपकी काठमांडू घाटी, जो शीतोष्ण जलवायु और उपजाऊ मिट्टी वाली है और कृषि के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। नेपाल की एक बहुत घनी आबादी इसी क्षेत्र के अंदर रहती है, और इसी क्षेत्र में मौजूद है नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगर मैं एक बार काठमांडू की बात कर लूं तो ये जो शहर है ये समुद्र तल से लगभग 1433 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर आपको 9000 से 10000 फीट यानी कि 2743 से 3048 मीटर की पहाड़ियां मिलेंगी। तो कहने का मतलब है पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। एक खास बात यह है कि ये जो नगर है ये यूनेस्को की विश्व धरोहरों के अंदर शामिल है। मतलब ये एक विश्व धरोहर स्थल है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बीच में याद रह जाएगा, मध्य भूमि के अंदर है पहाड़ी क्षेत्र, जहां पे आपको मिलेगा काठमांडू और काठमांडू घाटी। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है वो है हिमालयी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये नेपाल के उत्तर में तिब्बत तक फैला हुआ है, और इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत चोटियां शामिल हैं। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में आपको 10,000 फीट से लेके 29,000 फीट तक की ऊंची ऊंची चोटियां मिल जाएंगी। तो ये है हिमालयी क्षेत्र, जहां पे हिमालय फैला हुआ है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि नेपाल की ये जो विशिष्ट भौगोलिक विविधता है यानी कि डाइवर्सिटी है, जैसे कि यहीं पर आपको तराई मैदान भी देखने को मिलेंगे, मध्य पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और उत्तर में हिमालयी पर्वत क्षेत्र भी हैं। ये सब कुछ सीधे तौर पर नेपाल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से नेपाल का जो आर्थिक गतिविधि है वो चलता है। जैसे कि तराई मैदान की आप बात करोगे तो यहाँ पर कृषि उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहती है, मतलब खाने की कमी ना हो।
जिससे कि लोगों का भरण पोषण हो सके। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तराई मैदान। हिमालयी क्षेत्र की बात करोगे तो ये जगह पर्यटन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग होती है। आपको पता है जब लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, तो अपने साथ विदेशी मुद्रा लेके आते हैं, जो यहाँ की आर्थिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी है। इसी वजह से नेपाल की एक विशेष पहचान भी बन पाई है कि लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और पूरे विश्व के लिए आकर्षण का एक केंद्र बन गया है। तो हिमालयी क्षेत्र यहाँ पे काम आता है। और तीसरा आता है काठमांडू घाटी, जो कि एक उपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं पर घनी आबादी भी रहती है, इसलिए यहीं पर कृषि विकास और शहरी विकास देखने को आपको मिलेगा। साथ ही काठमांडू ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है ये। तो ये पूरा ही क्षेत्र नेपाल की तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं नेपाल की प्रमुख पर्वत श्रृंखला और उसकी चोटियों के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि नेपाल के अंदर मौजूद है नेपाल हिमालय। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई ये श्रृंखला है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। मैं आपको बता दूं कि हिमालय के जो 4 खंड है, मतलब 4 खंडों में हम उसको पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे लंबा खंड है वो यही है, नेपाल हिमालय, लगभग 800 किलोमीटर के अंदर। ये जो है आपको नेपाल में तो मिलेगा ही, थोड़ा बहुत तिब्बत में भी फैला हुआ है और थोड़ा बहुत भारत के सिक्किम के अंदर भी फैला हुआ है। ये जो पूरा खंड है ये अपनी ऊंचाई और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चोटियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सी है वो चोटियां? अब वैसे तो नेपाल हिमालय में आपको बहुत सी चोटियां देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको 8 चोटियां बताता हूं जो पूरे नेपाल हिमालय में फैली हुई है। इनमें से कुछ आपको नेपाल में देखने को मिलेंगी, कुछ आपको नेपाल भारत की सीमा पे देखने को मिलेंगी और कुछ नेपाल चीन सीमा पे भी देखने को मिलेंगी। इनमें सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट। नो डाउट 8,848.86 मीटर ऊंचा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आती है कंचनजंगा, जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। आपको मेनली सिक्किम की और नेपाल की सीमा पे आपको देखने को मिलेगी। 8,586 मीटर ऊंची है। ल्योत्से जो है वो 7,952 मीटर ऊंची है। इसके अलावा जो मकालू चोटी है वो 8,463 मीटर ऊंची है। चोयू चोटी जो है वो 8,201 मीटर ऊंची है। मनासलू भी यहीं पे पाई जाती है, जो कि 8,163 मीटर ऊंची है। धौलागिरी 8,167 मीटर ऊंची है और अन्नपूर्णा 8,091 मीटर ऊंची है। याद रखना ये सारी चोटियां जो है ये नेपाल हिमालय के अंदर ही स्थित है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की प्रमुख नदियों के बारे में या फिर नदी प्रणालियों के बारे में। तो देखो, नेपाल में पूर्व से पश्चिम तक 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, जिसमें है कोसी, गंडक और कर्णाली नदी। ये तीनों ही नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर आती हैं और फाइनली भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। तो एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि हर एक नदी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी जो है नेपाल के पहाड़ों से निकल के आती है और भारत में बहती है और बिहार के अंदर गंगा नदी से जाके मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओवरऑल ये 7 नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी 7 नदियाँ? अरुण नदी, तोमर नदी, सुन कोसी नदी, दूध कोसी नदी, तामा कोसी नदी, लिखू नदी और भोटे कोसी नदी। ये वो 7 नदियां हैं जिनके पानी से बनती है सप्त कोसी या फिर कोसी नदी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अरुण नदी है, अरुण कोसी नदी, ये तिब्बत से निकल के आती है और नेपाल से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी ट्रांस हिमालयी नदी है। सवाल बन सकता है कि नेपाल से गुजरने वाली सबसे लंबी ट्रांस हिमालयी नदी कौन सी है? तो आप लिखोगे अरुण नदी। कोसी नदी की जो टोटल लंबाई है वो लगभग 729 किलोमीटर है और इस नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार अपना रास्ता बदलती है, जिसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा बना रहता है और बाढ़ आ ही जाती है। यही कारण है कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आती है गंडक नदी। ये जो नदी है नेपाल में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि सालीग्रामी या फिर नारायणी नदी। मैदानी इलाकों में इसको सप्त गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा, क्योंकि मार्ग परिवर्तन होता रहता है इसका भी कोसी की तरह। भारत नेपाल समझौते के तहत गंडक नदी पर बिहार के अंदर वाल्मीकि नगर एक जगह है, वहाँ पर बना हुआ एक बैराज। उस बैराज के चलते भारत और नेपाल दोनों इलाकों को पानी मिलता है सिंचाई के लिए। अब चूंकि ये जो नदी है नेपाल से होके गुजरती है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि नेपाल को कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए और उसके रूप में नेपाल को एक 15 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र भी मिला हुआ है, जिससे कि विद्युत आपूर्ति पूरी होती है। कहाँ की?
तराई क्षेत्र की, क्योंकि तराई क्षेत्र सबसे नज़दीक है, तो वहाँ पर विद्युत की जो मांग है वो इससे पूरी की जा सकती है। हालांकि और भी सोर्सेस हैं, लेकिन ये भी एक सोर्स है। इसके बाद आती है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी को घाघरा या फिर सरयू के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना, मापचा चुंगो ग्लेशियर से। ये जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी भी है। ये नेपाल और भारत में बहती है, जहाँ ये बिहार के छपरा के पास गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो मतलब ओवरऑल ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कर्णाली नदी नेपाल में जल विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है और 4 राष्ट्रीय उद्यानों, 2 बफर जोन और 1 वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती है। तो इसका मतलब ओवरऑल कर्णाली बहुत ज़रूरी हो जाती है नेपाल के लिए। इसमें आपको कुछ एक डॉल्फिन की प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। अब नेपाल में इनके अलावा भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे कि मेची नदी, जो भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है और चाय के बागानों के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है। इसके अलावा एक है कनकाई नदी, जो कृषि, चाय की खेती और चावल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी तरीके से एक नदी है बबई नदी, जो बहुत शांत नदी है। रॉयल बंगाल टाइगर और एक सींग वाले गेंडे, ऐसी जितनी भी प्रजातियां होती है उनके लिए ज़रूरी मानी जाती है ये नदी, बबई नदी। और आखिर में आती है सेती नदी, जो कि सुदूर पश्चिमी नेपाल के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि सेती नदी के ऊपर 750 मेगावाट की विद्युत परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। मतलब एक परियोजना है जो यहाँ बनने वाली है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं नेपाल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। तो हवाई अड्डे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक है लुकला एयरपोर्ट, जिसको तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय है, माउंट एवरेस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये। मतलब माउंट एवरेस्ट से सबसे नज़दीक जो है वो यही है। दूसरा है सिमीकोट एयरपोर्ट, जो कि 4300 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भैरवा के अंदर मौजूद है। और आखिर में आता है पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो नेपाल के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो लुकला एयरपोर्ट है, तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा, अगर किसी को डायरेक्ट हिमालय जाना हो तो वो इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करता है। तो मतलब पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है नेपाल का भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखना कि नेपाल के थोड़े बहुत मसले ज़रूर हैं जो चाइना और भारत के साथ चल रहे हैं ज़मीन को लेके। उनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा सेपरेट वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस भूगोल से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।